अब हम आते हैं लेक्चर नंबर 11 की तरफ। और ये जो लेक्चर नंबर 11 है, इट इज़ अबाउट द डिफरेंशियल एंड डिफरेंस इक्वेशंस एंड हाउ दे आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द सिस्टम्स। अब हमने ये देखा था कि फॉर एग्जांपल ये आपका एक कॉन्टीन्यूस टाइम सिस्टम है और इसकी कुछ इनपुट्स हैं और इसकी कुछ आउटपुट्स हैं। तो जो इनपुट्स और आउटपुट्स के दरमियान रिलेशनशिप है, जैसे हमने एक एग्जांपल ली थी कि फॉर एग्जांपल आपका एक आरसी सर्किट है और इसमें इनपुट जो आपकी वोल्टेज है वो वी ऑफ एस है और जो वोल्टेज अक्रॉस दी कैपेसिटर है वो वी ऑफ सी है। तो इस सूरत में अगर आप चाहते हैं कि इनपुट और आउटपुट का रिलेशनशिप फाइंड करें, तो हमने देखा था कि वो जो डेरिवेशन थी वो एक फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की सूरत में आ गई थी। फॉर एग्जांपल ये आपकी एक फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसमें ये कांस्टेंट्स हैं, एक्स ऑफ टी इनपुट है और वाई ऑफ टी आउटपुट है। और अगर ये फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एक आरसी सर्किट को रिप्रेजेंट कर रही है, तो इस केस में जो आपकी इनपुट है इट इज़ योर वी एस ऑफ टी, यानी एक्स ऑफ टी वी एस ऑफ टी के बराबर है। आपकी आउटपुट जो है जो वाई ऑफ टी है वो वी सी ऑफ टी के बराबर है। और आपके ये जो कॉन्स्टेंट्स हैं ए और बी, ये आपके 1/RC के बराबर है। तो इस तरह हमने एक लीनियर कांस्टेंट कोफिशिएंट ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के ज़रिए एक कॉन्टीन्यूस टाइम सिस्टम को रिप्रेजेंट किया। इसी तरह जो आपके डिस्क्रीट टाइम सिस्टम्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए आप लीनियर कांस्टेंट कोफिशिएंट डिफरेंस इक्वेशंस यूज़ करते हैं। और इसकी एक मिसाल इस तरह दे सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल, और ये मिसाल बुक में भी दी हुई है चैप्टर नंबर 1 के अंदर, कि फॉर एग्जांपल आपका एक बैंक अकाउंट है और आप ये जानना चाहते हैं कि जो आपका nth मंथ है उसके एंड पे आपके अकाउंट में कितने पैसे पड़े हुए हैं। तो उसके लिए आपको एक तो ये चाहिए होगा कि उस मंथ के अंदर आपने नेट कितने पैसे जमा कराए, यानी नेट जो पैसे होते हैं वो ये होते हैं कि जो पैसे आपने विड्रॉ कराए वो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे जो टोटल पैसे आपने उस मंथ के अंदर जमा कराए। तो नेट अमाउंट जो उस मंथ के अंदर आपने जमा कराई वो अगर एक्स ऑफ एन है और जो पिछले महीने आपके अकाउंट में पैसे पड़े हुए थे वो वाई ऑफ एन माइनस वन है और बैंक जो है आपको 1% प्रॉफिट दे रहा है। तो जो आपका वाई ऑफ एन माइनस वन इंक्रीज होगा, यानी nth मंथ के अंदर जो आपको वो मिलेगा, इट वुड बी 1.01 इंटू वाई ऑफ एन माइनस वन। तो जब इस अमाउंट को आप राइट साइड पे लेके जाएंगे और इसको ऐड कर देंगे नेट अमाउंट जो उस nth मंथ में आपने जमा कराई, तो आपके पास वो रकम आ जाएगी जो कि nth मंथ के एंड पे आपको मिल रही होगी। तो इस तरह जो है एक डिस्क्रीट सिस्टम को आप डिफरेंस इक्वेशन के ज़रिए रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये जो इक्वेशंस हैं, चाहे डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई या डिफरेंस इक्वेशन हो गई, ये आपको इनपुट और आउटपुट के दरमियान एक रिलेशनशिप तो देती हैं, लेकिन ये जो रिलेशनशिप है ये इतना ज़्यादा एक समझ लें कि क्लियर नहीं होता। ठीक है, यानी आपको अगर बाउंड्री कंडीशंस का नहीं पता, तो और अगर आपको उनका पता भी है और आपने इन इक्वेशंस को सॉल्व नहीं किया, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो इनपुट आउटपुट का रिलेशनशिप दे रही हैं ये इतना ज़्यादा क्लियर नहीं है। तो इस तरह का जो इनपुट आउटपुट का रिलेशनशिप होता है उसको जो आप नाम देते हैं वो नाम देते हैं इम्प्लिसिट रिलेशनशिप। लेकिन अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करें या इस डिफरेंस इक्वेशन को सॉल्व करें और आपके पास y ऑफ t इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वेयर प्लस वन, यानी ये एक एक्सप्लिसिट फंक्शन ऑफ x आप के तौर पे आपको मिल जाता है, बिकॉज हियर y ऑफ t इज सम फंक्शन ऑफ x। तो इस सूरत में जो आपका रिलेशनशिप है वो बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाता है वाई ऑफ टी और एक्स ऑफ टी को ले। और इस रिलेशनशिप को जो आप नाम देते हैं वो एक्सप्लिसिट रिलेशनशिप का नाम देते हैं। लेकिन एक्सप्लिसिट रिलेशनशिप फाइंड करने के लिए आपको इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा और इसमें जो आपकी ऑक्सिलरी कंडीशंस हैं, इनिशियल कंडीशंस, बाउंड्री कंडीशंस, वो लगानी पड़ेंगी ताकि आप ये एक्सप्लिसिट रिलेशनशिप सॉल्व कर सके, ऑब्टेन कर सके। इसी तरह जो आपकी डिफरेंस इक्वेशन है, जब उसमें भी आप ऑक्सिलरी कंडीशंस लगाते हैं, उसे सॉल्व करते हैं, तो यू गेट y ऑफ n एज सम फंक्शन ऑफ x ऑफ n।
यानी आप फॉर एग्जांपल 5xn, ये आपका सॉल्यूशन आ गया जब आपने डिफरेंस इक्वेशन को सॉल्व किया। तो ये भी एक आपके पास एक्सप्लिसिट रिलेशनशिप है, लेकिन ये फाइंड करने के लिए आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा और आपको ऑक्सिलरी कंडीशंस लगानी पड़ेंगी।